Hello, good morning students. Today we are going to start chapter 2, structure of atom. This is clear from heading that in this chapter we have to study how electron, proton, neutron arranged in the atom, right? From your study in class 9th, you know very well that Dalton established the theory that atom is indivisible. That means it can't further divide it into subatomic particles, right? कोई प्रॉब्लम नहीं था. डाल्टन ने सक्सेसफुली बहुत सारे लॉज भी एक्सप्लेन किए. फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ हिज थ्योरी. बट देयर आर सो मैनी नेचुरल इवेंट्स डाल्टन्स कुड नॉट एक्सप्लेन दैम. दैट इज लाइटिंग इन द स्काई. और जब डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम रब करते हैं, ग्लास रॉड को, एबोनाइट रॉड को, सिल्क के साथ, वूल के साथ, तो वो चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. एट दैट टाइम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप इट वॉज ऑब्जर्व दैट दीज थिंग्स बिकम चार्ज्ड. इसका मतलब साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई ना कोई पार्टिकल है मैटर का जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये चार्ज डेवलप होता है, जिससे वो पार्टिकल जाता है, उस पर लैकिंग होती है और उन्होंने कहा कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और जिस पर पहुंच जाता है उस पर एक्सेस हो जाती है, और उन्होंने कहा कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है. बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव देने का कोई मीनिंग नहीं था. पॉजिटिव मीन्स जब चार्ज चला गया, ठीक है, तो उसको उन्होंने पॉजिटिव कहा, और जिस पे पहुंच गया उधर उन्होंने एक्सेस ऑफ दैट करके उसको नेगेटिव चार्ज कहा. ये उनका अपना एक मानने का तरीका था बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो ये जो नेचुरल इवेंट्स है, इन्होंने साइंटिस्ट को ये सोचने पर कंपेल किया कि हो ना हो कोई ये एटम जो है इंडिविजिबल है, एटम इज डिविजिबल है, और डाल्टन की जो थ्योरी है इंडिविजिबल, इसमें करेक्शन जरूरी है. ठीक है, और उन्होंने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने ये इन द 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये एस्टेब्लिश किया कि एटम इज ए डिविजिबल पार्टिकल. इट मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट. इसके अलावा उनके सामने प्रॉब्लम थी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग होते हैं, उन्हें कैसे एक्सप्लेन किया जाए. मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो एटम्स किस तरह कंबाइन होते हैं, सेम एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एटम्स का बिहेवियर अलग अलग होता है, कोई एब्सॉर्ब करता है, कोई एमिट करता है. सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे, इन सबको डिस्कस करना जरूरी था. सो वी आर टेकिंग देम वन बाय वन. नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए in 1830 Michael Faraday showed that if electricity is passed to the solution of an electrolyte, chemical reaction occur at the electrode, which result in the liberation of deposition of matter at the electrode. electrodes पे कुछ मैटर डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे आपने कॉपर सल्फेट के केस में पढ़ा था in class 10th कि when we pass electricity through the copper sulfate solution, copper get deposited at the cathode, and at the anode we get oxygen and other gases. So these results suggest the particle nature of the electricity. इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी की नेचर पार्टिकल जैसी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही जानी जा चुकी थी. दैट इज इन 1830 में. ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो है कि उन्होंने क्रूक्स ग्लास की एक बहुत ही हार्ड ट्यूब होती है, विलियम क्रूक्स, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स इसमें सब चल रहे थे. ये भी जनरल फिजिक्स है. इसमें 2 इलेक्ट्रोड थे. जब इसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया और प्रेशर बहुत कम रखा गया, 10⁻⁻7 मिलीमीटर मरकरी, और इन इलेक्ट्रोड, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये किया गया, धीरे धीरे किया गया, और 10,000 वोल्ट का एक बहुत हाई जब वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया गया, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि एक तरह की रेज, ये एनोड है और ये कैथोड है, बड़ी लाइन एनोड. सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव. सो दिस वन इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. ये क्रूक्स ग्लास का बहुत ही हार्ड ग्लास का है, जिससे कि ये इतना लो प्रेशर, लगभग वैक्यूम के बराबर है, ये इसको बियर कर सके.
ये इसलिए कि कोई इंटरफेरेंस ना हो गैसेस का। तो उन्होंने एकदम से यहाँ नहीं पहुंचे, धीरे धीरे उन्होंने प्रेशर को कम करते गए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को नोटिस किया। तो उन्होंने देखा कि एक तरह की रेज हैं जो कैथोड से चलती हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, राइट। ये पूरे डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेप वाइज किया गया, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते गए और प्रेशर कम करते गए, तब उन्हें ये रेज नजर आई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पहले आप ट्यूबलाइट्स देखा करते थे, ठीक है। जब इन रेज को स्टडी किया गया तो उन्होंने पाया, नंबर 1, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ मुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये खुद निगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। अगर यहाँ कोई लाइट पैडल व्हील रखा जाता है तो वो घूमने लग जाता है। इसका मतलब इनमें मैकेनिकल एनर्जी होती है और ये पार्टिकल्स की बनी हुई है। जैसे कि एयर जो है वो व्हील को घुमा सकती है लेकिन लाइट वेव्स नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी शेडो पड़ती है। इसका मतलब दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रही हैं। तीसरी बात, अगर आप कोई मेटल पीस रखते हैं तो वो हॉट हो जाता है। इसका मतलब इनमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेव नेचर शो करती हैं। वेव नेचर्स हैं डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? डिस्पर्सन आप जानते हैं कि जब हम इनको प्रिज्म से निकालते हैं तो ये अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती हैं। डिफ्रैक्शन, जब ये शार्प एज से टकराती हैं तो ये बिखर जाती हैं, दिस इज डिफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन लेते हैं तो ये सोर्स 1 और ये सोर्स 2 दोनों का सेम रेडिएशन, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम सोर्स हैं दोनों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन सोर्स लेके 2 स्लिट बनाते हैं, S1 एंड S2। और जब यहाँ से ये वेव्स निकलती हैं तो ये एक दूसरे को कट करती हैं। तो जहाँ पर ट्रफ को कट करते हैं वहाँ पर डार्क पॉइंट होते हैं और जहाँ पर क्रस्ट एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर ब्राइट पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरफेरेंस एंड दीज प्रोसेसेस आर बेसिकली फॉर द वेव्स। तो कैथोड रेज इन दोनों को ही शो करती हैं। इसका मतलब ये पार्टिकल नेचर भी रखती हैं और ये वेव नेचर भी रखती हैं, ठीक है। और जब इनको स्टडी किया गया कि ये पार्टिकल्स की बनी हुई हैं तो सर जे थॉमसन ने इन पार्टिकल का नाम रखा इलेक्ट्रॉन। और फर्दर स्टडी करने पर यह पाया कि इनका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, नेचर ऑफ चार्ज निगेटिव है और मास इनका 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये समझ में आया कि अगर एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी होना कंपलसरी है, राइट। सो इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद ये सोचा गया कि पॉजिटिव चार्ज भी इसमें होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, इसी ट्यूब को, जो विलियम क्रूस की ट्यूब थी, उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया और जो आपका एनोड था उसको परफोरेटेड लिया। डायग्राम में देखिए रेड कलर का एनोड परफोरेटेड लिया और उसके पीछे जो स्क्रीन है उसको फ्लोरेसेंट बनाया जिंक सल्फाइड की कोटिंग करके, ठीक है। तो अब उन्होंने देखा कि कैथोड रेज से जब रेज निकली और एनोड की तरफ गई तो उसके बाद कुछ रेज जो है वो यहाँ भी उनको नजर आई, यानी कि एनोड से चलने वाली रेज भी उनको नजर आई, ठीक है। तो when the rays after passing through the anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot on the coating is developed. सेम थिंग हैपन, यही किसमें भी होता है, टेलीविजन स्क्रीन में भी इसी तरीके का होता है। तो इनसे ये पता लगता है कि एक तरह की रेज जो है वो एनोड से भी जनरेट होती हैं। देन व्हेन दे स्टडी दीज एनोड रेज दे फाउंड दैट their properties also similar to cathode rays, but they release from the anode rays, that's why or they appears as they come out from the anode, that's why they known as a anode rays. Thank you.